Assalamu alaikum. I am Umar Nazir. I hope all of you will be fine. In our today's video, we are going to discuss the remaining portion of alkyl halides. Basically, this video will consist on three parts. The first one is how to prepare alkyl halides. In the second portion, we will see different reactions of alkyl halides named nucleophilic substitution reaction, which include SN1 reactions and SN2 reactions, and elimination reactions, the mechanisms of E1 and E2 reactions. And at the last of this video, we will see that how we can prepare Grignard's reagent and how different reagents react with Grignard reagent. So watch this video till the end, and if you are watching me for the first time, then do subscribe this channel. तो चलें जी, इस वीडियो को शुरू करते हैं अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन से। व्हाइट बोर्ड की जानिब आ जाएं। जो सबसे पहला पोर्शन है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर के अंदर मैंने एक दो जगहों पर एक दो तरीके बताए थे अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन के। एक तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर आप अल्केन्स को रिएक्ट करवा दें सिंपली हैलोजेंस के साथ तो आपके पास अल्काइल हैलाइड्स जनरेट हो जाते हैं। फिर दूसरे तरीके में मैंने आपको बताया था कि अल्कीन्स अगर आपके पास हों तो आप कोई भी हैलोजन एसिड अल्कीन्स के साथ उसका रिएक्शन करवाएं, तो हैलोजन एसिड का जब अल्कीन के साथ रिएक्शन होता है तब भी आपके पास अल्काइल हैलाइड्स जनरेट होते हैं। बहरहाल ये मेथड्स मैं डिस्कस कर चुका हूं। इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम जिन मेथड्स को देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के लिए, वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। कि अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स को। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स बाय यूजिंग अल्कोहल्स। अच्छा जी, सपोज सबसे पहला जो मेथड, दो तीन मेथड्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो सबसे पहला मेथड है वो है, सपोज आपके पास इस तरह ROH अल्कोहल मौजूद है, तो आप क्या करें, आपके पास हैलोजन एसिड अगर हो HX, हैलोजन एसिड का मतलब है HX, ठीक है, तो इसका रिएक्शन करवा दें, हैलोजन एसिड का रिएक्शन करवा दें आप अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ये कैटालिस्ट याद रखिएगा, ये कैटालिस्ट यूज करना पड़ता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड। तो क्या होता है, ये वाला जो आपका हैलोजन पार्ट है ये आके इस R ग्रुप के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, RX, यानी कि अल्काइल हैलाइड आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोक्सिल आयन मिलके इसी तरह वाटर बना देते हैं H2O। दिस वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स from alcohols. In the presence of zinc chloride, you must have to react this halogen acid with alcohol. Secondly, एक और मेथड है जी, आपके पास इसी तरह अगर अल्कोहल हो, ठीक है, आप क्या करें, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दें, ठीक है। थायोनाइल क्लोराइड के साथ जिस वक्त आप रिएक्शन करवाते हैं आपको एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है, उसका नाम है पायरीडीन। अच्छा, पायरीडीन, जिस वक्त आप इसका रिएक्शन करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड का अल्कोहल के साथ, तो आपके पास बहुत ही कीमती किस्म के प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, ठीक है, यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन से। सबसे पहले ये वाला जो R है, एक ये वाला R, और हमने यहां से एक क्लोरीन लेना है ताकि हमारे पास अल्काइल हैलाइड जनरेट हो सके, RX, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी जो सल्फर है, एक ऑक्सीजन ये वाला और एक ये वाला, ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, SO2, और इसके साथ आपके पास हैलोजन एसिड जनरेट होगा HCl की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि थायोनाइल क्लोराइड हमने यूज किया है, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्यों यूजफुल मेथड है, क्योंकि इसमें यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तरफ हैलोजन एसिड आपके पास बनता है और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी जनरेट होती है और अल्काइल हैलाइड भी आप इजीली प्रिपेयर कर लेते हैं। ये था दूसरा मेथड। अब आ जाए तीसरा मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। सपोज आपके पास ऐसे अल्कोहल है ROH, ठीक है, आपके पास PCl3 हो या PCl5 हो, ये दोनों मैं यहां पर लिख देता हूं, ROH प्लस PCl5, ठीक है। तो देखें क्या बनेगा,
यहां से एक क्लोरीन निकलेगा, इस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होके ये बना देगा RCl, यानी कि अल्काइल हैलाइड बन गया। और बाकी आपके पास इसी तरह H3PO3 बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाएं। इसी तरह अल्कोहल है और PCl5 जिस वक्त इसके साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा अल्काइल हैलाइड, और फिर इसके साथ POCl3 भी जनरेट होगा और साथ में यहां से एक HCl भी यहां पर बन जाएगा। तो ये तीन मेथड्स थे अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के बाय यूजिंग अल्कोहल्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, RX अल्काइल हैलाइड रिएक्शंस किस तरह के देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी रिएक्टिविटी को देख लेते हैं और फिर आगे हम इनके जो रिएक्शंस हैं वो देखते हैं। ठीक है, सपोज ये RX में इधर लिख देता हूं। ठीक है, RX। ठीक है, बेसिकली दिस इज अल्काइल ग्रुप। ठीक है, दो फैक्टर्स हैं जो इस अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है जी बॉन्ड एनर्जी ऑफ RX, बॉन्ड एनर्जी, यानी कि ये R है, अल्काइल ग्रुप है तो ये कोई कार्बन ही होगा ना, कार्बन और किसी हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड बना हुआ है। CX बॉन्ड एनर्जी, एक ये फैक्टर है। ठीक है, और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज CX बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। CX बॉन्ड एनर्जी एंड CX बॉन्ड पोलैरिटी। सबसे पहले हम CX बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करते हैं कि CX बॉन्ड एनर्जी कैसे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को अफेक्ट करती है। आप अगर देखें, मैं यहां पर अल्काइल हैलाइड्स लिखता जाता हूं, टॉप टू बॉटम लिखूं या बॉटम टू टॉप लिखूं, किसी तरह भी लिखूं। सपोज मेरे पास है सबसे ऊपर, मैं बॉटम टू टॉप लिख देता हूं RI। अच्छा, उसके बाद मैं लिख देता हूं RBr। ठीक है, और उसके बाद मैं लिख देता हूं RCl, और उसके बाद मैं लिखता हूं RF। ठीक है, ये मैंने 3-4 अल्काइल हैलाइड्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर देखें कि सबसे टॉप पे जो मैंने लिखा हुआ है RI। ठीक है, अल्काइल आयोडाइड, जो भी है अल्काइल आयोडाइड है। ठीक है, इसमें आप देखें कि जो आयोडीन है इसका साइज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन है, इसका साइज उससे कम होगा, क्लोरीन का उससे कम होगा और फ्लोरीन का साइज सबसे कम होगा। आपको ये बात पता होगी कि जहां पर साइज दो एटम्स जो आपस में किसी बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं, अगर उनके साइजेस बहुत ज्यादा हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा। ठीक है, ड्यू टू दियर ग्रेटर साइजेस उनके जो न्यूक्लियाई होंगे वो ग्रेटर डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होंगे, और जो उनके बिटवीन बॉन्ड होगा वो एक वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, जबकि जहां पर एटम्स जो किसी बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं, अगर उनके साइजेस स्मॉल हैं, उनके न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब होंगे तो वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसको तोड़ना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। यहां पर आप जरा देखें कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखें कि टॉप टू बॉटम इस ग्रुप को देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, आयोडीन को अगर हम देखें, आयोडीन बॉटम ऑफ द ग्रुप के ऊपर आता है। ठीक है, यानी कि ये सबसे नीचे आता है। ठीक है, तो इसका साइज भी उतना ही ज्यादा, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है तो इसका साइज भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है। ठीक है, सो इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी वो बॉन्ड उतना वीक होगा। ठीक है, मतलब उसको तोड़ने के लिए उतनी कम एनर्जी चाहिए होगी, और इस बॉन्ड की अपनी एनर्जी भी बहुत कम होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी। सो अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, ठीक है, इसकी निस्बत, और इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है इसकी निस्बत, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होने की वजह से ये मोस्ट रिएक्टिव होगा। क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो जो ऑर्डर हमारे पास बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास RI होगा दैट इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, एज कंपेयर टू RBr, and it is most reactive as compared to RCl, and it is more reactive as compared to RF। ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रेंड बन जाता है कि जो अल्काइल आयोडाइड होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसका जो साइज है आयोडीन का ये बहुत ज्यादा है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी ही कम होगी, और इस वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही आसान होगा। सो ये जो अल्काइल आयोडाइड है ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, अगर हम बॉन्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट को देखें। लेकिन अगर आप आ जाएं बॉन्ड पोलैरिटी के ऊपर, ठीक है, सपोज इसी तरह मैं यहां से ही देख लें, सपोज आपके पास ये
अल्काइल फ्लोराइड है, ठीक है। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल का जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, ठीक है, ठीक है। फ्लोरीन इसकी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सॉरी, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, ठीक है। और ये जो क्लोरीन है इसकी 3 है, और इसी तरह ब्रोमीन की 2.8 है, और इसी तरह आयोडीन की, यानी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करती हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर दो पोलर एटम्स आपस में अटैच्ड हैं और उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो अटैच्ड एटम्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। यानी कि एक तो यहां से हमने ये चीज देखी कि इनका बॉन्ड स्ट्रांग है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो कौन से वाला है, आयोडीन या फ्लोरीन, इन दोनों में से कौन सा जो है मोस्ट स्ट्रांगली उस इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि फ्लोरीन, अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी को देखें तो जो फ्लोरो अल्काइल हैलाइड, जो फ्लोरीन वाले अल्काइल हैलाइड्स होंगे वो मोस्ट रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू आयोडीन या फिर ब्रोमीन या फिर क्लोरीन। तो फिर जो ट्रेंड बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, उसके उल्ट बन जाएगा जी। RF is most reactive as compared to RCl, it is most reactive as compared to RBr and it is most reactive as compared to RI। अच्छा, ये दोनों डिफरेंट ट्रेंड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर हम कहते हैं, जिस वक्त हम बॉन्ड एनर्जी को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास RI वाले कंपाउंड्स हैं, ठीक है, अल्काइल आयोडाइड्स वाले कंपाउंड्स हैं, तो वो मोस्ट रिएक्टिव है, और फ्लोरो वाले जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इनकी सबसे कम है, इनको ब्रेक करना आसान है। इस तरफ अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स को मोस्ट स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है। तो सो ये वाला जो हम ये कहते हैं कि अगर बॉन्ड पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को देखें तो ये जो फ्लोरो कंपाउंड्स होंगे ये मोस्ट रिएक्टिव होंगे। अच्छा, अब इनमें से दोनों में से ठीक कौन सा होगा, किस कॉन्सेप्ट को हम मैक्सिमम फॉलो करते हैं? तो जब एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं ना, तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर है, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इफेक्ट करने की रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को, वो प्रोमिनेंट फैक्टर है जी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, हम बॉन्ड एनर्जी को देखते हैं कि भाई जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जिसकी अल्काइल हैलाइड की, वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो सो दिस इज द वैलिड वन। The concept of bond energy is mostly followed when we discuss the reactivity of alkyl halides। अच्छा, हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स तो देख ली कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं या उनकी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अब प्रैक्टिकली आ जाएंगे इनकी जो रिएक्शंस हैं ये कौन से हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बेसिकली दो तरह के रिएक्शंस होते हैं अल्काइल हैलाइड्स के, एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और दूसरे होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, इस टर्म पे गौर करें कि क्या कहती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, कोई न्यूक्लियोफाइल है, उसकी सब्स्टिट्यूशन हो रही है अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी हैलोजन ग्रुप के साथ हैलोजन को निकाल रहे हैं और उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की दो टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट जो इसकी टाइप है वो है SN2 रिएक्शंस और दूसरी जो है वो है SN1 रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहले हम SN2 रिएक्शंस को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। SN2 रिएक्शंस को पढ़ते कैसे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बायमॉलिक्यूलर, ठीक है। अब मैंने बायमॉलिक्यूलर बोल दिया, इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एक एग्जांपल इसकी लिख लेते हैं और उसके बाद बाकी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। सपोज मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड मौजूद है जी, कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, और ऐसे कोई हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, तो ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है, ठीक है। आप देखें इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस जो आपके पास ब्रोमीन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कोई भी इनकमिंग एजेंट जो होगा वो उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये जाके किसके ऊपर अटैक करेगा? इस हाइड्रोजन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर या इस ब्रोमीन के ऊपर? डेफिनेटली जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसी के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये बजाते खुद न्यूक्लियोफाइल है, इसको ये न्यूक्लियस लविंग है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो ये जाके
क्या करता है जी, कार्बन के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, जिस वक्त ये कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है तो आपके पास क्या बनता है। ठीक है, ऐसे कार्बन था, ठीक है, और इसके साथ सपोज ये इस तरह से हाइड्रोजन से अटैच्ड है। ठीक है, एक तरफ ब्रोमीन लगा हुआ है ऐसे Br, और दूसरी तरफ ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आफ्टर अटैक ये इस तरफ आके अटैच हो जाता है। ठीक है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेप है ये वाला। बेसिकली होता नहीं, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक तरफ ब्रोमीन आ गया और एक तरफ अटैकिंग रिएजेंट आ गया। ये लीविंग ग्रुप है, इसको निकल जाना है, और ये इनकमिंग ग्रुप है, इसको इस कार्बन के साथ अटैच होना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होने वाला है जी, नेक्स्ट जनाब ये होगा कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये मॉलिक्यूल बिल्कुल उल्ट हो जाएगा, मतलब इस तरफ 3 हाइड्रोजन इसकी लेफ्ट साइड में, तो इस तरफ आके इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर 3 हाइड्रोजन ऐसे लग जाएंगे और इनके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा, और ये वाला जो आपके पास ब्रोमीन है ये कंप्लीटली साइड पे हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, ये आगे एग्जांपल। अगर आपको एग्जांपल की समझ आ गई हो तो मैं नेक्स्ट इस रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अच्छा, इस रिएक्शन में आप सबसे पहले ये बात देखें कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप के अंदर इनकमिंग ग्रुप आता है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसको मैं इसलिए कहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिलें, तो सो हाइड्रोक्सिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे देता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है, इसलिए मैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलता हूं। मैं क्या कह रहा था कि ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, एक ही स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के अंदर, और एक ही स्टेप के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस एक स्टेप के अंदर, जो कि एक स्टेप है और यही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी है। ठीक है, इस एक स्टेप के अंदर मुझे ये बताएं कितनी इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है। सबसे पहले अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी इस रिएक्शन की, तो देखें दो एजेंट्स हैं, एक ये जो न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा ये वाला सबस्ट्रेट जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो सो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन के अंदर, 2 स्पीशीज इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसी वजह से तो इसको बायमॉलिक्यूलर कहते हैं। यही तो वो रीजन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन की इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, 2 स्पीशीज एक ही स्टेप के अंदर आपस में कंबाइन करती हैं और एक थोड़े टाइम के बाद एक प्रोडक्ट बन जाता है। ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक तो मॉलिक्यूलैरिटी की बात हो गई। अच्छा, आप इससे आगे मूव करें, क्या यहां पर स्टेट ऑफ हिब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है? यहां पर अगर आप गौर से देखें तो आपको क्या नजर आएगा कि इसकी जो हिब्रिडाइजेशन है ये sp3 है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमें इसकी नजर आ रही है। अगर इन दो को बीच में से हटा दें तो ये आपको प्लेनर स्ट्रक्चर नजर आ रही है या नहीं आ रही? तो यहां पर इसकी स्ट्रक्चर जो है प्लेनर बन रही है। ठीक है, तो ये कौन सी प्लेनर स्ट्रक्चर किस में होती है? sp2 में। इसका मतलब है कि जो हमारे पास हिब्रिडाइजेशन हुई वो भी इसमें चेंज होती है। ठीक है, हिब्रिडाइजेशन इसकी जो है ये जाती है sp3 से कन्वर्ट होती है किसमें? sp2 में। sp2 में। ठीक है, स्टेट ऑफ हिब्रिडाइजेशन चेंजेस ड्यूरिंग द SN2 रिएक्शन, स्टेट ऑफ हिब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2। ठीक है, ये दूसरा इसका ऑब्जर्वेशन था। अच्छा, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट की अगर हम बात करें, ये जो रिएक्शन है इसमें 2 स्पीशीज इन्वॉल्व हैं। एक आ गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आ गया। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा वो है सबस्ट्रेट, या सबस्ट्रेट की जगह आप अल्काइल हैलाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन दोनों स्पीशीज की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तब भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, या फिर आप अल्काइल हैलाइड ग्रुप की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तब भी
आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि बोथ ऑफ दीज टू स्पीशीज आर इन्वॉल्व्ड इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ दीज टू स्पीशीज, दिस वन न्यूक्लियोफाइल एंड दिस वन अल्काइल हैलाइड और सबस्ट्रेट। ठीक है, अच्छा अब इनकी अगर हम पावर लिखते हैं ऊपर, इनका ऑर्डर अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, तो वो जनाब बनेगा इनकी आप यहाँ पर वैल्यूज देख लें, पावर में इनको प्लस कर लें तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ पर बन जाता है जी 2। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर। अच्छा, इसके बाद आप एक चीज और देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रही है 180 के एंगल पे। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो रही है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब हुआ जी, इधर आप देखें ये 3 हाइड्रोजन्स लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है और यहाँ पर इसके साथ एक ब्रोमीन अटैच्ड है, जबकि प्रोडक्ट में देखें ये जो तीनों हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, ये राइट हैंड साइड के ऊपर मूव कर गए और ये वाला जो इनकमिंग ग्रुप था, ये जो न्यूक्लियोफाइल था, ये इस तरफ आ गया लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। 180 के एंगल पे इनकी जो है रिप्लेसमेंट हुई है, इनकी चेंजिंग हुई है। तो सो वी से दैट इन SN2 रिएक्शंस क्या होता है, SN2 रिएक्शंस में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो उनकी पहले की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चेंज हो जाती है बिल्कुल अपोजिट मैनर में 180 के एंगल के ऊपर। अच्छा, यहां तक तो ये मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बायोमोलिक्यूलर का। एक चीज मुझे आखिर पे और बतानी है कि आपने इस चैप्टर की अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इनकी अल्काइल हैलाइड्स की कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन किया जाता है कि कौन से अल्काइल हैलाइड्स हैं जो मैक्सिमम जो है वो SN2 रिएक्शन देते हैं। तो याद रखिएगा जो आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स मोस्टली जो हैं ये अल्काइल हैलाइड्स मोस्टली SN2 रिएक्शंस आपको देते हैं, और बाकी में सेकेंडरी टर्शियरी का भी मैं बताता हूं कि वो कौन से रिएक्शंस देते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स मोस्टली दे गिव SN2 reactions. Now we move one step ahead, that is the second type of reactions of nucleophilic substitution reactions, that is SN1 reactions. इसको भी हम SN1 रिएक्शंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यूनिमोलिक्यूलर इसको कहते हैं। इसकी रीजन मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा कि हम इसको यूनिमोलिक्यूलर क्यों कहते हैं। सबसे पहले मैं एक इसका रिएक्शन लिख देता हूँ। सपोज ये हमारे पास कार्बन है और इसके साथ यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, CH3 CH3 CH3। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके साथ हमारे पास एक क्लोराइड भी, क्लोरीन भी मौजूद है। ठीक है, ये आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट स्टेप में ये वाला जो याद रखिएगा, ये जो SN1 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता SN2 की तरह, ये 2 स्टेप्स में जाके कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसकी रिवर्सिबल आयोनाइजेशन होती है किसी पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में। ठीक है, सपोज कोई पोलर सॉल्वेंट है, मैं ले लेता हूं अल्कोहल को ले लेता हूं, यहां पर मैं अल्कोहल लिख देता हूं। ठीक है, अल्कोहल की प्रेजेंस में क्या होगा, इसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, जिस वक्त इसकी आयोनाइजेशन होगी तो हमारे पास कोई इस तरह का एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ठीक है, और ये ऐसे है। ठीक है, और इसके साथ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन जो है इससे बिल्कुल डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, इससे बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ही जो हमारे पास लिविंग ग्रुप था वो फर्स्ट स्टेप में ही निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है। ठीक है, और कार्बोकेटाइन जनाब इसके ऊपर ऐसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर अब अटैक होगा किसी भी न्यूक्लियोफाइल का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का। सपोज ये वाला न्यूक्लियोफाइल जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो अब आप देखें कि जिस वक्त ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो देन आपके पास सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये एनर्जेटिकली फिजिबल, एनर्जेटिकली वेरी फेवरेबल रिएक्शन होता है और फौरन से ये आपके पास ऐसे बन जाता है। CH कार्बन है और इसके साथ 3 ऐसे CH3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं।
ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, अच्छा अब इनमें से थोड़ी सी चीजें यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो रिएक्शन है SN1 रिएक्शन, ये एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नहीं, कैटलिस्ट तो नहीं कह सकते, ये ऐसा रिएक्शन है जो 2 स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट स्टेप में रिवर्सिबल आयोनाइजेशन होती है अल्काइल हैलाइड की, ठीक है, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और वहां पर हम पोलर सॉल्वेंट को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, अल्कोहल ले लें या फिर आप एसीटोन ले लें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपके पास कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। ठीक है, कार्बोकेटाइन जब फर्स्ट स्टेप में जनरेट हो गया और जो लीविंग ग्रुप था, जो हैलाइड ग्रुप था, वो वैसे ही पहले स्टेप में रिमूव हो गया। सेकंड स्टेप में जाके आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इसके ऊपर अटैक करता है, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर। ठीक है, जिस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करता है तो देन जाके इसकी अटैचमेंट हो जाती है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी कार्बन के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहली बात कि 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, और इनमें से जो फर्स्ट स्टेप है ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, स्लो स्टेप है। ठीक है, और इसके अंदर देखें, फर्स्ट स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? ठीक है, ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड आर सबस्ट्रेट इज इन्वॉल्व। पहले स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होती है, और यही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी है। स्लो स्टेप है, सो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, चूंकि एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सो इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी, ठीक है, वो हम कहेंगे रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है, ठीक है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, तो सो हम कहते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ 1 है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखें, मॉलिक्यूलैरिटी के बाद अगर हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें कि इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तो इसका रेट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। सो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी ओनली 1। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, क्योंकि इसमें जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ठीक है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल की ब्रेकेज या आयोनाइजेशन हो रही है। ठीक है, अब इससे आगे हम एक चीज और देखते हैं कि कौन से अल्काइल हैलाइड्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, कौन से अल्काइल हैलाइड्स हैं जो इस रिएक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें याद रखिएगा जो हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स मैक्सिमम इस रिएक्शन को फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, SN1 मैकेनिज्म को ओबे करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, जबकि जो नहीं, सॉरी, सेकेंडरी नहीं बल्कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आपके पास जो है ये इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, SN1 वाले मैकेनिज्म को। ठीक है, जबकि जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो दोनों तरह के रिएक्शंस आपको दे सकते हैं, यानी कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स आपको SN1 भी दे सकते हैं और SN2 रिएक्शंस भी आपको दे सकते हैं। क्या यहाँ पर इनवेरिएंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रही है? क्या आपको इसकी स्ट्रक्चर उल्ट होती हुई नजर आ रही है कहीं पे या नहीं? ठीक है, इस चीज को हम ऐसे देख लेते हैं कि सपोज ही हमारे पास कार्बोकेटाइन है, ठीक है, इसके साथ 3 इस तरह से मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है, और इनके ऊपर, इसके ऊपर पार्शियल या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन के ऊपर। ठीक है, तो याद रखें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है हाइड्रोक्सिल आयन को अटैक करने की, या इस तरफ से अटैक कर सकता है, ठीक है, और या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इस तरफ से भी अटैक कर सकता है, किसी भी तरफ से अटैक कर सकता है। ठीक है, दोनों तरफ से फेवरेबल है। सो हम ये कहते हैं कि सिंस ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, तो हम ये कह सकते हैं कि 50% जो है ना इनवेरिएंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के चांसेस हैं और 50% नहीं है। ठीक है, मतलब 50% चांसेस हैं कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसी तरह रहे, ठीक है, या फिर 50% चांसेस हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 180 के एंगल पे ऐसे उल्ट भी हो जाए, 50% चांसेस हैं भी। ठीक है, यहाँ पर भी आप तीन CH3 ग्रुप्स अटैच कर दें। ठीक है, ये था इनवेरिएंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कि सिंस जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस सबस्ट्रेट के या इस कार्बोकेटाइन के दोनों तरफ से अटैक करने की इक्वल एबिलिटी रखता है,
सो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 50% चांसेस हैं कि इसमें जो कन्फिग्रेशन है वो 50% इन्वर्ट हो जाए, यानी कि उल्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हुई। और यहाँ पर मैंने ऊपर ऐसे लिखा भी है कि इसमें मैंने देखें इधर आपको 3 ग्रुप्स लेफ्ट हैंड साइड में नजर आए होंगे, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट बना उसमें 3 ग्रुप्स उस तरफ में लेके गया हूं क्योंकि 50% चांसेस हैं, और 50% नहीं भी क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है किसी भी तरफ से अटैक करने की। उसको 50% चांसेस हैं कि इसकी जो इन्वर्जन है वो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट ना भी हो। नाउ मुझे एक चीज बता दें कि क्या अल्काइल हैलाइड्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के अलावा कोई और भी ऐसी कोई जगह मौजूद है जहां पर बाहर से आने वाला इनकमिंग रीएजेंट या बाहर से आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सके? तो जी हाँ, बिल्कुल। हम ऐसे अब सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। और इनमें मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर के अलावा भी एक ऐसी प्लेस मौजूद है जहां पर बाहर से आने वाला इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और देन क्या होता है वो हम फर्दर देखते हैं। तो हमारे रिएक्शंस हैं जो हम सेकंड रिएक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। अच्छा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी आपके माइंड में ये सवाल आता होगा, इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्यों बोलते हैं? ठीक है, सपोज मैं आपके सामने एक लिख देता हूं, अल्काइल हैलाइड में लिख देता हूं, ठीक है, और इसके साथ में हाइड्रोजन्स को ऐसे ओपन करके लिखता हूं, ये हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं इनके साथ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये जो अल्काइल ये जो हैलोजन ग्रुप है, ये जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है, इस कार्बन को हम जनरली बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। और इसके साथ जो दूसरा अल्फा कार्बन के साथ दूसरा कार्बन अटैच्ड होता है उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन, ठीक है, बीटा कार्बन, ठीक है। सपोज मेरे पास बाहर से कोई भी इनकमिंग रीएजेंट आ रहा है, ठीक है, कोई भी इनकमिंग रीएजेंट या न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इसके लिए जरूरी है कैटलिस्ट है, यहां पर मैं लिख देता हूं अल्कोहलिक क्यूएच, ये याद रखना, अल्कोहलिक क्यूएच भी यहां पर चाहिए होता है हमें, ठीक है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल बाहर से जिस वक्त आता है तो देन क्या होता है, जिस वक्त कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, तो वो सपोज ऐसे कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो या तो इससे पहले जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि ये न्यूक्लियोफाइल आके इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन के ऊपर अटैक करता है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इन एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, बजाय कार्बन सेंटर के ऊपर इन्वॉल्व कर अटैक करने के, जो आपका बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये भी तो बेसिकली पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज ही होता है, ठीक है। जब इसके ऊपर अटैक हो जाता है तो देन आपके पास क्या बनता है, आपके पास देखें ये वाला जो हाइड्रोजन है ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है, जब इसको कोई बाहर से न्यूक्लियोफाइल खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को शिफ्ट कर देगा, नीचे वाले कार्बन को दे देगा, भाई मुझे बाहर से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे ये वाला जो एजेंट है, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, मैं इसकी तरफ जाता हूँ, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे देगा, ठीक है। अब इस कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा जरूरत है ही नहीं क्योंकि इसके 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये फर्दर आगे शिफ्ट कर देता है। जब इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो इसको भी तो नहीं जरूरत है, इसके भी 4 बॉन्ड्स बने हुए, तो ये क्या करता है, ये वाला जो कार्बन है ये अपने इस ब्रोमीन को जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये है भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको कहता है भाई तू मेरे वाले थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स ले, एक इलेक्ट्रॉन ले मेरे वाला, ठीक है, और इसको भी यहां से भेज देता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इस हाइड्रोजन ने जाते हुए ये अपना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे के जाता है क्योंकि इसको बाहर से ये वाला खींच होता है, तो बेसिकली इसको एक ही इलेक्ट्रॉन मिलता है, एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस ब्रोमीन तक पहुंचता है, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या होगा, जिस वक्त ये वाला हाइड्रोजन निकल गया उस न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो आपके पास सबसे पहले क्या बनेगा, बी, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोफाइल और इसके साथ ये वाला H, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, इसके बाद जब ये बॉन्ड्स की बॉन्ड्स ट्रांसफर होंगे, ठीक है, और यहां से ये ब्रोमीन भी निकल जाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा कार्बन और कार्बन के बिटवीन, ठीक है। देखे ना, यहां से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, तो यहां पर आपके पास जनरेट हो जाएगा जनाब इथीन, ठीक है।
और फिर इससे आगे अगर आप फर्दर मूव करें तो ये जो ब्रोमीन है आपके पास, ये एक्सक्लूड आउट हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है, Br नेगेटिव की फॉर्म में। अच्छा, अब आप देखें कि ये एक मैंने जनरल रिएक्शन जो है आपको बताया है, और इसको आप इसको E2 भी बोल सकते हैं आप, E2 मैकेनिज्म, ठीक है, दिस इज E2 मैकेनिज्म, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी दो तरह के, जिस तरह SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की दो टाइप्स थी, SN2 एंड SN1, इसी तरह बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी दो मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हैं, एक को कहते हैं E2 मैकेनिज्म और दूसरा मैं आपको आगे बताऊंगा E1 मैकेनिज्म। अच्छा, इसमें आप देखें कि क्या हुआ कि जो आपका बीटा कार्बन होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, वहां पर आके कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उस हाइड्रोजन को रिमूव करता है, और जाते हुए वो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे वाले कार्बन को देता है, और कार्बन आगे इस तरह ट्रांसफर करते हुए इसके साथ लिविंग ग्रुप है इसको निकाल देता है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या ये वाला जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप है या डबल स्टेप है। देखें, एक ही स्टेप के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रहा है, और इसमें कितनी स्पीशीज इन्वॉल्व है, दो, ठीक है। तो सो हम ये लिखते हैं कि इस रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलैरिटी जो हुई, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, ठीक है। एक ये वाली स्पीशी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और एक ये वाला पूरा अल्काइल हैलाइड, ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी 2। अगर इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है तो फिर इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो भी डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे, और फिर इसके साथ साथ इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है, या अल्काइल हैलाइड पे भी, सबस्ट्रेट या अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और यहां से हम इसका ऑर्डर भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो ऑर्डर है 1 and 1 2 इसका ऑर्डर होगा, ठीक है, इसका ऑर्डर हो गया 2, ठीक है, और इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है ये भी यहां पर 2 है, ठीक है। अब इसको E2 क्यों कहते हैं? E2 इसलिए कहते हैं कि सिंस 2 molecules are involved, 2 species are involved in the rate determining step, so since its molecularity is 2, so we call it E2 mechanism, ठीक है। और ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में जो इनकमिंग एजेंट है वो आके अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, और एक ही स्टेप के अंदर जो आपका लीविंग ग्रुप होता है वो एक ही स्टेप के अंदर डिटैच हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि जिस वक्त एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, बजाय कोई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने जो इससे पहले की रिएक्शंस में बनते रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनते थे कि एक आपने हैलोजन रिमूव कर दिया, ठीक है, एक हैलोजन आपने रिमूव कर दिया तो दूसरा जो उसकी जगह आपने आके कोई भी न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, बजाय कोई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स नहीं बनते, यहाँ पर बनते हैं अल्कीन्स, यहाँ पर बनती हैं। ये बात याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था जी E2 मैकेनिज्म। इसके बाद अगर हम E1 मैकेनिज्म की बात करें तो वो भी बिल्कुल SN1 रिएक्शन की तरह बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा रिएक्शन भी सेम ही है तकरीबन। अच्छा, मैं आपको E1 मैकेनिज्म प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। सपोज E1 मैकेनिज्म है जी, ठीक है, सपोज हमारे पास ऐसे कोई अल्काइल हैलाइड मौजूद है, ठीक है, और इसके साथ 3 बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में E1 मैकेनिज्म में याद रखिए ये 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में इसकी आयोनाइजेशन होती है, स्लो आयोनाइजेशन हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इसकी जिस वक्त आयोनाइजेशन होगी तो ये क्या जनरेट कर देगा, ये कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, ठीक है। इस तरह ये 3 CH3 ग्रुप्स ऐसे ही लगे रहेंगे, और इसके साथ ये जो ब्रोमीन था, ब्रोमाइड आयन था, ये इसके साथ इससे डिटैच हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूँ, ठीक है। सपोज ये कार्बोकेटाइन है, इसके साथ एक ये CH3 ग्रुप है और दूसरा ये CH3 ग्रुप है। अगर ये वाला अल्फा कार्बन था तो बीटा कार्बन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं इस वाले बीटा कार्बन को थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ। इसके जो 3 हाइड्रोजन्स थे, ठीक है, इसके किसी एक को ले लें, जो 3 हाइड्रोजन्स हैं इनको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी देख लें, CH3, ये भी CH3 है, ये भी CH3 और ये भी CH3 है। अच्छा, अब अगर कोई इनकमिंग ग्रुप आता है मेरे पास, सपोज हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जिस वक्त हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जिस वक्त
हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने इसके ऊपर अटैक किया तो आपके पास ये बन जाएगा H2O यानी कि वाटर, ठीक है। और प्लस ये वाला कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन बच के, इसके साथ 2 हाइड्रोजन बच के जाते हुए ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत क्योंकि नहीं है तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये आगे इस कार्बन को जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको वो वाला इलेक्ट्रॉन जो कि उसने हाइड्रोजन से रिसीव किया वो इस कार्बन को दे देगा, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ बाकी कितने हाइड्रोजन बचे, 1 और 2, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। अच्छा, और यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाएगा डबल बॉन्ड और ऐसे कार्बन और इसके साथ 2 CH3 ग्रुप्स ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। ये था एक जनरल रिएक्शन E1 मैकेनिज्म, जिसमें ये 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में स्लो आयोनाइजेशन होती है जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। स्लो आयोनाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास एक कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। ये जो कार्बोकेटाइन है ये जो कार्बोकेटाइन है, नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर क्या होता है कि इसका जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उस वक्त ये हाइड्रोजन जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को और ये कार्बन आगे इस कार्बन को दे देता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास वाटर बन गया और साथ में अल्कीन बन गई। ये था जी हमारे पास E1 मैकेनिज्म। इसमें आप देखें कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को अगर गौर से देखें तो मॉलिक्यूलैरिटी इसकी कितनी बनती है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जिसकी स्लो आयोनाइजेशन हो रही है, तो सो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, इसी वजह से इसको E1b कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर सिर्फ एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है जो कि स्लोली आयोनाइज हो रहा है, सो हम सबस्ट्रेट यहाँ पर लिखते हैं या अल्काइल हैलाइड लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स only upon the concentration of this alkyl halide at substrate molecule, so its rate is equal to concentration of substrate, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आपको इसका रेट इक्वेशन आपको फाइंड आउट आपने कर ली तो आप इसका ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्डर इसका कितना होगा जी, क्योंकि यहाँ पर 1 है पावर तो इसका ऑर्डर भी 1 होगा। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन से अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो E1 मैकेनिज्म देते हैं और कौन से अल्काइल हैलाइड्स हैं जो E2 देते हैं। तो याद रखिएगा E1 मैकेनिज्म को सिर्फ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स फॉलो करते हैं और जो E2 मैकेनिज्म है उसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स उस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। अच्छा, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि मैं अब आपको इस वीडियो का जो लास्ट पोर्शन है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो चले बगैर किसी देर के ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये रिएजेंट, बहुत सारी जगहों पर यूज होता है, इसको समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम पस मंजर देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1900 में, ठीक है, कौन था जी, विक्टर ग्रिग्नार्ड था, ठीक है, जिसने ये रिएजेंट बनाया था, ठीक है। विक्टर ग्रिग्नार्ड उसका नाम था, उसने अपने नाम की बेस पे इसको नाम दे दिया जी कि ये जो मैं रिएजेंट बना रहा हूँ इसका नाम होगा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ R, ठीक है, और बीच में मैग्नीशियम रखा था उसने और इसके साथ उसने X लिखा था, ठीक है। ये बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की, ठीक है। और बाद में इसको नोबेल प्राइज भी मिला था ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को, क्योंकि इसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हम मेनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको जनरेट कर सकते हैं इजीली। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम खुद से इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए बना सकते हैं, सो इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये तो थी थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जी कि 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ये रिएजेंट बनाया। अब देखते हैं इसको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन पे आ जाए कि कैसे बन सकता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, हाउ टू प्रिपेयर इट, ठीक है। तो आपके पास पता है क्या होता है, ऐसे आपके पास अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के साथ आप क्या करते हैं, मैग्नीशियम को सिंपली रिएक्ट करवा देते हैं। जिस वक्त आप मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते हैं ना तो ये मैग्नीशियम बीच में आ जाता है और यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ इस तरफ हैलाइड ग्रुप अटैच हो जाता है,
ठीक है। इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस R की जगह मैं रख दूँ CH3 को, या CH3CH2 को मैं रख दूँ, ठीक है, और इसके साथ कोई भी X है, ये अल्काइल हैलाइड है, तो जब इसके साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो पता है ये क्या बना देता है, CH3, ये बनेगा CH3, और इसके साथ इसी तरह CH2, यहाँ पर Mg, और इसके साथ कोई भी X, इस X की जगह अगर Cl होता, ठीक है, ऐसे Cl, तो यहाँ पर मैं Cl लगाता, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये है जी आपका ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखनी है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम के साथ। तो ये एक ऑर्डर है, ये आप वैसे अपने जहन में रख लें, R I is so much reactive as compared to R Br, ठीक है, एंड R Br जो है आपके पास is so much reactive as compared to RCl, ठीक है। ये ऑर्डर आपने फॉलो करना है कि अगर आपके पास अल्काइल आयोडाइड होगा वो बहुत तेजी के साथ इस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके जो ग्रीगनार्ड रिएजेंट है वो बना देगा, और अगर आपके पास RBr है वो इससे थोड़ा सा कम, और RCl जो है वो इससे Br से थोड़ा सा कम। तो इस तरह से ये ऑर्डर फॉलो किया जाता है। ये तो थी इसकी प्रिपरेशन कि हम ग्रीगनार्ड रिएजेंट को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके रिएक्शंस के ऊपर, इसकी रिएक्टिविटी के ऊपर, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं ना, स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं, इसके डिफरेंट रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ग्रीगनार्ड रिएजेंट की जो स्ट्रक्चर है वैसे मैंने आपके सामने लिखी है, मैं इसी स्ट्रक्चर को दोबारा लिख देता हूं, CH3CH2 वाली को इथाइल लिखता हूं, CH3CH2 करके जोड़ के लिख देता हूं, सिंपल रहेगा, CH3CH2, ठीक है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम, और इसके साथ है यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन। ये एक ग्रीगनार्ड रिएजेंट बनाया है, इस ग्रीगनार्ड रिएजेंट को मैं कहूंगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो मैग्नीशियम है इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू दिस कार्बन। कार्बन की निस्बत मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि ये इस कार्बन की निस्बत ज्यादा इस यहाँ पर तो हमें क्लियर कट पता चल जाता है इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और फर्क करना है यहाँ पर इन दोनों के ऊपर। कार्बन भी हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जबकि मैग्नीशियम जो है ये तो होता ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अब इन दोनों में फर्क करना जरूरी है कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम इज सो मच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू दिस कार्बन, ठीक है। सो जब मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इसके साथ जो ये वाला कार्बन अटैच्ड है ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। ये तो हैरानकुन बात है कि ये वाला जो कार्बन है, कार्बन को हमने जब भी देखा होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही देखा होगा, लेकिन यहाँ पर तो हमें इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। ये कैसे हो सकता है? हमने मैक्सिमम जगहों पर कार्बन को ऐसे उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखा, यानी कि कार्बन को बीइंग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखा है हमने। इससे पिछले अगर आप रिएक्शंस को रिकॉल करें तो मैं एक टर्म यूज करता रहा हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता था, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन लविंग था, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन यहाँ पर एक अनयूजुअल बिहेवियर है, एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर कार्बन एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बिहेव कर रहा था तो यहाँ पर कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ठीक है। और सिंस ड्यू टू द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ दिस कार्बन इट गेट्स partial negative charge, it just behaves like a nucleophile. Due to the generation of this nucleophile, due to the formation of this nucleophile, this carbon becomes so much reactive. This carbon becomes so much reactive towards the electrophiles, ठीक है। इसकी वजह से इस ओवरऑल ग्रीगनार्ड रिएजेंट को हम कहते हैं, इस कार्बन की ज्यादा रिएक्टिव हो जाने की वजह से हम ये कहते हैं कि ग्रीगनार्ड रिएजेंट इज अ सो मच रिएक्टिव रिएजेंट, ठीक है। इस वजह से हम इसको हम ये भी कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक हैलाइड। इसका एक नाम ये भी है ऑर्गेनो मेटालिक
हेलाइड भी हम इसको कहते हैं। तो इस वजह से, इसके रिएक्टिव होने की वजह से जो है ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बहुत सारे कंपाउंड्स भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जनरेट करता है और इसकी इंपॉर्टेंस में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। अच्छा, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कुछ रिएक्शंस भी हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लिखा हुआ है रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहला रिएक्शन जो है विद वाटर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्शन करता है। सपोज मेरे पास ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 CH2, इसके बाद Mg और इसके साथ लगा हुआ Br, ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, ठीक है। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन है ये वाला पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम दिस विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। ये जो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा ऐसे, ठीक है। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये याद रखिएगा ये जो रिएक्शन होते हैं ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, ये ईथर की प्रेजेंस में होते हैं। ईथर इनके साथ लाजमी हमें चाहिए होता है। अच्छा, क्या होगा यहां पर देखें CH3 और यहां से एक हाइड्रोजन इस CH2 के साथ जिस वक्त लगेगा तो ये भी CH3 बन जाएगा, ठीक हो गया। यहां पर हमारे पास बन गया इथेन, ठीक है। और उसके बाद ये जो MgBr बचा, ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा Mg ऐसे, और इसके साथ एक तरफ लगा हुआ है Br, ठीक है, और ये जो रिमेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये यहां पर लग जाएगा MgBr और OH, ठीक है। ये था वाटर के साथ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अच्छा, अब आ जाते हैं जी अमोनिया के साथ, विथ अमोनिया के साथ इसका क्या बिहेवियर होता है। देखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सेम ही रखता हूं, CH3 CH2 MgBr, और अमोनिया के साथ मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं। अमोनिया को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं H और इसके साथ NH2, ठीक है, NH2 और इसके साथ ये मैं ऐसे हाइड्रोजन को सेपरेट करके लिख लेता हूं। इसी तरह ईथर हमें चाहिए होगा। अब देखें, ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह ये नेगेटिव ग्रुप जो है इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, इसको अपने साथ कंबाइन कर लेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा CH3, और सिंगल बॉन्ड यहां से जिस वक्त उसको हाइड्रोजन मिलेगा तो ये भी CH2 की बजाय CH3 हो जाएगा, ठीक है, समझ आई यहां तक। अच्छा, अब आगे जो हमारे पास Mg बचा, Mg एक तरफ तो इसके साथ लग जाएगा Br और इसके साथ दूसरी तरफ NH2 ग्रुप, ठीक हो गया। ये था जी हमारा अमोनिया के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है जी रिएक्शन विद cyanogen क्लोराइड। cyanogen क्लोराइड, ये मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगी cyanogen क्लोराइड क्या है। देखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरे पास वही है CH3 CH2 और फिर इसके साथ MgBr, ठीक है, और cyanogen क्लोराइड जो है इसको ऐसे लिखते हैं Cl और इसके साथ Cn, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, देखें, ये जो Cn है इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इस पे पार्शियल नेगेटिव, जैसा कि आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसके ऊपर हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला कार्बन जाके अटैच हो जाएगा इस Cn के साथ, ठीक है, ईथर की प्रेजेंस में उसी तरह ये रिएक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो आप देखें कि CH3 है, फिर CH2 है, फिर इसके साथ Cn है, ठीक हो गया। फिर आगे जो बच गया बाकी हमारे पास उसका भी हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। Mg के साथ Br है और यहाँ पर इसके साथ ये वाला जो क्लोराइड आइन बच रहा है ये इसके साथ यहाँ पर हम लगा देते हैं,
ठीक हो गया। ये था जी सायानोजिन क्लोराइड के साथ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अच्छा, चौथे नंबर पे एक और है जी विद अल्कोहल। अल्कोहल्स के साथ ही कैसे रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ऐसे ही CH3 CH2 Mg और इसके साथ Br, ये मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख दिया, ठीक है। और इसके साथ मैं लिख देता हूँ CH3 CH2OH, ठीक है। ये अल्कोहल है, इसको कहते हैं ये इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। अच्छा, इस पूरे ग्रुप को एक तरफ ले आए और इस हाइड्रोजन को दूसरी तरफ ले जाएं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर है जी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि ये जो इसके साथ हाइड्रोजन है इसके ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस तरफ का तो आपको पता ही है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह जिस वक्त ईथर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, CH3 इसी तरह, और ये वाला हाइड्रोजन, ये अब ये वाला जो नेगेटिव ग्रुप है इसका, ये आके इस हाइड्रोजन को काबू में कर लेगा, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड CH3, यानी कि इथेन प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे पास। और बाकी जो बच गया Mg, ठीक है, इसकी एक तरफ लगा हुआ है ब्रोमीन, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरी तरफ इसके यहाँ पर लिखा हुआ है CH, ये वाला जो ग्रुप है ना पूरा जिसको मैंने मेंशन किया था, ये ऐसे ही इसके साथ आ जाएगा O CH2 CH3। तो ये था अल्कोहल के साथ रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्कोहल। अच्छा, ये जो चार रिएक्शंस मैंने जो आपके सामने एक्सप्लेन की, ये तो थे ना थोड़े से इजी। अब आ जाए थोड़े से मुश्किल रिएक्शंस की तरफ, ठीक है। मुश्किल आप कहते हैं, वैसे है मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन हम करवा लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड ही कहते हैं, मुझे इसका आयोपैक नाम ज़हन में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर उसके बाद एसिटिल्डिहाइड के साथ, जिसको हम इथेनॉल कहते हैं, फिर इसका एसिटिक एसिड के साथ, फिर एपॉक्साइड के साथ। उन सारे मैकेनिज्म्स को भी समझते हैं। सबसे पहले हम करते हैं रिएक्शन, इसका जो फिफ्थ रिएक्शन है ये हम कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, ठीक है। सपोज मेरे पास है जी CH3 CH2 MgBr, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मेरे पास। अच्छा, दूसरी तरफ मेरे पास है जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी स्ट्रक्चर मैं ऐसे ओपन करके लिखता हूँ, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए पार्शियल पॉजिटिव और इधर उधर दोनों तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर आपको पता ही है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्या होगा जनाब कि ये वाला जो कार्बन है न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर जिस वक्त अटैक करेगा, ठीक है, यहां पर लिखते हैं, उसी तरह ईथर। अच्छा, इस कार्बन के ऊपर जिस वक्त इसने अटैक किया ना, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर देगा इस वाले ऑक्सीजन को, क्योंकि इसने पहले से 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसको क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रखने की। ये खुद बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल है और सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पीछे से ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर देता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, ये मेरे पास है कार्बन, सेंट्रल कार्बन, इसके साथ आके नीचे ये वाला CH2 ग्रुप और इसके साथ CH3, ये ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है, यहां तक समझ आई। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये इसी तरह बरकरार रहेगा, ठीक है, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इस तरफ जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ है, इसके ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज, और ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है MgBr, वो आके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, OMgBr, ठीक है, ये OMgBr। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें ना, जरा इसके ऊपर अप्लाई करें हाइड्रोनियम आयंस, जो हाइड्रोजन डोनेट करते हैं। हाइड्रोनियम आयंस जिस वक्त आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, C, ठीक है। और यहां से हमें जिस वक्त एक मिल जाएगा हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर O के साथ H लग जाएगा और इस तरफ डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और इधर CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास Mg था,
Mg के साथ ऊपर लगा हुआ था Br, एक तरफ एक इसको मिलेगा हाइड्रोक्सल, तो ये MgBrOH बना देगा। दिस वाज द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या जनरेट हो गया, प्रोपानोइक एसिड इसको बोलते हैं, प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, अब आ जाए अगला रिएक्शन है जी विद HCHO। ठीक है, इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसका आयोपैक नेम मेरे जहन में नहीं है इस वक्त, तो मैं फिर कभी आपको बता दूंगा। ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, सपोज ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3CH2 और इसके साथ Mg और Br। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसकी जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा खोल के लिख देता हूँ। सपोज ये सेंट्रल कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, जिसको कार्बोनाइल कार्बन भी बोलते हैं, और इसके साथ ये दो हाइड्रोजन ऐसे अटैच्ड हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये वाला न्यूक्लियोफिलिक कार्बन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जाके कर देगा अटैक। इस अटैक करने की वजह से इधर है जी ऊपर ईथर। ठीक है, इस अटैक करने की वजह से क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये कार्बन था। ठीक है, थोड़ा आगे करके लिख देते, तो ये कार्बन था, इसके साथ आके लग जाएगा CH3 CH2 ये वाला ग्रुप। ठीक है, इस तरफ हाइड्रोजन और इस तरफ भी हाइड्रोजन। ठीक हो गया। अच्छा, आगे जब ये वाला इस कार्बन ने जब इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले न्यूक्लियोफाइल से, इसने अपना इलेक्ट्रॉन आगे ऑक्सीजन को शिफ्ट किया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और दूसरी तरफ से MgBr आके इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगा। ठीक है, जिस वक्त OMg इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसके साथ अटैच हो गए, तो फर्दर आप अप्लाई करें, क्या अप्लाई करेंगे, हाइड्रोनियम आयंस अप्लाई करेंगे। जिस वक्त आप हाइड्रोनियम आयंस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां पर देखें CH3 CH2 और सेंट्रल कार्बन इसी तरह, यहाँ पर में एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पर आगे में इसके साथ OH लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन इसको क्या देगा, एक हाइड्रोजन आयन दे देगा। ठीक है, बाकी आगे उसी तरह Mg और इसके साथ एक तरफ Br और दूसरी तरफ OH बन जाएगा। तो ये था जी फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ। अच्छा, जिस स्टूडेंट को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जो ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन है वो समझ आ गया है ना। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड को बोलते हैं, मेरे जहन में आ रहा है, मिथेनॉल बोलते हैं, बिल्कुल मिथेनॉल बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को। जिस स्टूडेंट को मिथेनॉल का रिएक्शन समझ आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो उसके लिए कोई मुश्किल भी नहीं है कि वो जो है ना एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ना कर सके। जस्ट एक हाइड्रोजन उठाना है, उसकी जगह CH3 CH2 लगाना है और आगे इसी तरह रिएक्शन को लेके चलना है। ठीक है, हम इससे अगला रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, एसीटोन, आई थिंक एसीटोन है इससे अगला रिएक्शन। ठीक है, विद प्रोपानॉन भी इसको कह देते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है CH3COCH3। ठीक है, ये है जी, इसको प्रोपानॉन बोलते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, CH3CH2 और MgBr ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, इसका रिएक्शन हमने करवाना है इसके साथ, C+O प्रोपानॉन के साथ। ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। ये है कार्बोनाइल कार्बन, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये वाला जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, ये जाके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर सिंपली कर देगा अटैक, किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, ईथर मैंने यहाँ पर लिख दिया है एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, क्या होगा, सपोज जिस वक्त इस कार्बन के ऊपर अटैक होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स फर्दर आगे शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन को। ठीक है, जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट किए, तो देन यहाँ पर एक CH3 ग्रुप ये वाला, दूसरा CH3 ग्रुप मैं इसके साथ जोड़ के लिख देता हूँ अपनी आसानी के लिए, और तीसरा जो ग्रुप है ना CH3 CH2 वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 CH2। ठीक हो गया। आगे जो है मेरे पास वो है O और इसके साथ Mg और फिर इसके साथ Br।
ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये आपको रीजन पता है कि मैंने यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों डाले। जब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोनियम आयंस इनमें ऐड कर देता हूँ फर्दर, तो ये क्या बनता है, देखें क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस जनरेट होंगे। सपोज यहाँ पर ये वाला CH3, ये वाला CH3 और इसके साथ ये वाला CH3 CH2, ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, जो हाइड्रोनियम आयन, वो वाला जो हाइड्रोनियम आयन है, वो जो हाइड्रोजन रिलीज करेगा वो इस OH के साथ मिलके, O के साथ मिलके OH बना देगा। ठीक है, और दूसरी तरफ इसके साथ साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, Mg, एक तरफ Br और दूसरी तरफ OH। वेरी सिंपल। अच्छा, अब इससे आगे एक आखिरी रिएक्शन विद एपॉक्साइड। एपॉक्साइड क्या चीज है, सपोज मेरे पास है जी इसी तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने लिख दिया। अब है मेरे पास एपॉक्साइड CH2 और यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एपॉक्साइड। इसमें ये वाले जो दो कार्बन होते हैं ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है इस जगह पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ये, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा, ये वाला जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है ये जाके अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर। जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस में, तो देन क्या हो सकता है, यहाँ पर CH3 CH2, एक ये वाला CH2 एक ये वाला CH2, दोनों CH2 फिर CH2, और ये वाला जो O है इसके साथ ही MgBr जो है ना, ये देखें यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इस ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगी। ऑक्सीजन के ऊपर जो ही कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आएगा तो उधर से MgBr उठ के इसके साथ अटैचमेंट बना लेगा, MgBr। समझ आई यहाँ तक बात। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट को मैं नीचे लिख देता हूँ। ये है जी CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2। ठीक है, कोई तीन एक दफा CH2 आ रहा है। ठीक है, और फिर इसके साथ है जी O Mg और Br। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। जब मैं हाइड्रोनियम आयंस यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, हाइड्रोनियम आयंस देता हूँ, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो रिलीज होगा वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। जब इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो फिर क्या बनेगा, CH3 CH2 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 और OH। ठीक हो गया, और इसके साथ Mg और एक तरफ Br और दूसरी तरफ OH। तो ये थे जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस विद डिफरेंट रिएजेंट्स। मैंने आपको मैकेनिज्म से सारे रिएक्शंस एक्सप्लेन करवा दिए। तो था क्यों बहुत ज़्यादा। आप अगर नए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक भी करें और उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।